SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। हम आपको आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। आइए क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, कल हमने रिमेनिंग डिसऑर्डर्स को कवर किया था रेटिनल डिसऑर्डर्स से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में टेस्ट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं विजन को डायग्नोज करने के लिए, विजन लॉस की रीज़न को मालूम करने के लिए कि कॉज ऑफ रीज़न क्या है जिसकी वजह से विजन लॉस हो रही है इंडिविजुअल की। टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है रेटिनोस्कोपी टेस्ट। रेटिनोस्कोपी टेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जो कि डॉक्टर के अपने हैंड से इसको यूज़ करता है, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल है रिफ्रैक्टिव एरर्स को बेसिकली ये मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये टूल्स, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये एक प्राइमरी टेस्ट है, रेटिनोस्कोपी टेस्ट, ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी टेस्ट, ये एक प्राइमरी टेस्ट है दैट आई डॉक्टर्स कंडक्ट टू डिटरमन रिफ्रैक्टिव एरर्स को मेजर करने के लिए, रिफ्रैक्टिव एरर्स का तयन करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट से क्या मुराद है, ऐसा टेस्ट जो विद एक इंडिविजुअल के फीडबैक के बगैर डॉक्टर खुद ही इस चीज़ का तयन कर लेता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है विजन में। सिंस योर डॉक्टर कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन विदाउट योर फीडबैक, आपके फीडबैक के बगैर डॉक्टर खुद ही ऑब्टेन कर लेता है, हासिल कर लेता है और इंफॉर्मेशन को कि एक्चुअल में विजन में क्या लॉस हो रहा है, किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, विजन में रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा है। द डॉक्टर यूजेस अ हैंड हेल्ड डिवाइस, डॉक्टर यूज़ करता है एक हैंड हेल्ड के सामने टेबल पे एक टॉर्च की मानिद जो डिवाइस पड़ी होती है उससे हम क्या कहते हैं, रेटिनोस्कोपी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। रेटिनोस्कोप टू शाइन लाइट थ्रू योर प्यूपल ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान एक लाइट जो शाइन की जाती है प्यूपल के थ्रू, प्यूपल के ज़रिए वो लाइट हमारी आई में एंटर की जाती है, डॉक्टर करता है, ठीक है। द डॉक्टर देन मूव्स द लाइट, लाइट को डॉक्टर मूव करता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, ठीक है। वो लाइट बोथ आइज, दोनों आइज में डॉक्टर लाइट को ऐसे लेफ्ट और राइट मूव करता है और ये हॉरिजॉन्टल शेप होती है लाइट को मूव करने की, और वर्टिकली ऊपर नीचे मूव करता है लाइट को अक्रॉस बोथ आई, दोनों आइज के सामने। एंड ऑब्जर्व्स हाउ द लाइट रिफ्लेक्ट्स, और वो ऑब्जर्व करता है लाइट को कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है इंडिविजुअल की आइज में ऑफ योर रेटिना, और क्या रेटिना के अंदर प्रॉपर लाइट जा रही है थ्रू द प्यूपल, प्यूपल में से और लेंस में से गुजर के। द लाइट रिफ्लेक्शन पैटर्न कैन बी यूज्ड टू डिटरमन इफ यू हैव अ रिफ्रैक्टिव एरर। तो लाइट के रिफ्लेक्शन से तयन किया जाता है कि क्या आपको रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर है तो कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया है, हाइपरोपिया है, या सच एज कोई भी। दूसरा टेस्ट कौन सा है, फॉरअप्टर रिफ्रैक्शन टेस्ट, फॉरअप्टर रिफ्रैक्शन टेस्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू मेजर रिफ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा मेथड ये यूज़ किया जाता है रिफ्रैक्टिव एरर्स को मेजर करने के लिए। इन्वॉल्व्स मैनुअल और ऑटोमेटिक फॉरअप्टर, ठीक है। ये क्या है कि ये एक मैनुअल तरीके से भी इसको यूज़ किया जाता है और ऑटोमेटिक से भी। मीन्स मैनुअल का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ लेंसेज आई के सामने लगाए जाते हैं, डॉक्टर पेशेंट को दिखाता है कि इस लेंस में से देखो, इस ग्लासेस में से देखो कि आपको ठीक नज़र आ रहा है या नहीं। तो वो मैनुअल का मतलब है कि वो खुद से डॉक्टर चेंज करता है लेंसेज को, और ऑटो का मतलब क्या होता है कि लेंस खुद एक डिवाइस के जरिए चेंज हो रहे होते हैं। फॉरअप्टर इज अ डिवाइस रिजेंबल अ लार्ज मास्क, ठीक है। ये एक लार्ज मास्क के मानिद होती है, उसके मुशाबा होती है। रिजेंबल्स मीन क्या होता है, मुशाबा, तो ये लार्ज मास्क के मुशाबा होती है ये डिवाइस फॉरअप्टर, ठीक है। विद कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो ये डिवाइस लेंसेज के कम्बिनेशन के साथ फंक्शन परफॉर्म करती है। वेयर यू लुक थ्रू
कि लेंसेज जो हैं वो इसमें चेंज किए जाते हैं बार बार इंडिविजुअल के सामने, और इंडिविजुअल कौन से लेंस से एक्यूरेट देख पा रहा है, इस चीज़ का तयन किया जाता है। दिस सब्जेक्टिव टेस्ट, ये एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था रेटिनोस्कोपी, और ये सब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें इंडिविजुअल खुद से इंफॉर्मेशन दे रहा होता है डॉक्टर को। यू सिट इन फ्रंट ऑफ फोरप्टर, ठीक है। फोरप्टर के सामने फ्रंट पे पेशेंट को बिठाया जाता है विद अ लेटर चार्ट, और इसमें एक लेटर चार्ट होता है इसके सामने, इसके साथ मतलब जो फोरप्टर मशीन है उसके सामने जब फ्रंट पे इंडिविजुअल को बिठाया जाता है तो इसके सामने एक लेटर चार्ट होता है इसके साथ, ठीक है, उस डिवाइस के साथ। प्लेस्ड अबाउट 20 फीट के फासले पे लेटर चार्ट को प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है, इन फ्रंट और इंडिविजुअल के सामने। यू विल रीड ऑफ लेटर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट रो ऑफ दोज विजिबल। वो स्मॉलेस्ट रो से स्टार्ट करता है, डॉक्टर उसे कहता है सबसे छोटी लाइन जो है वहां से स्टार्ट करें, पढ़ना शुरू करें। क्या वो इजीली सबसे स्मॉल जो लाइन है, सबसे स्मॉलेस्ट रो है, उसको इजीली देख सकता है या नहीं देख सकता इंडिविजुअल। योर आई डॉक्टर विल स्विच लेंसेज ऑन फोरप्टर के जरिए वो लेंसेज को स्विच करता है, एक लेंस हटा लेता है फिर दूसरा लेंस लगा देता है फोरप्टर के जरिए, ठीक है, फोरप्टर में से। तो ये डॉक्टर चेंज करता रहता है, बार बार स्विच करता है। स्विच मीन के एक लेंस को उसने स्विच कर दिया, फिर दूसरा लेंस सामने ले आया। आस्किंग विच इज क्लियर ईच टाइम, तो जिस लेंस पे वो बताएगा इंडिविजुअल जो कि रिफ्रैक्टिव एरर के साथ है, जब वो बताएगा कि जी इस लेंस में से मुझे एक्यूरेट नज़र आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट रो मुझे भी मतलब वो विजिबल है, मैं उसको देख पा रहा हूँ, मैं उसको क्लियरली रीड कर सकता है, तो यहाँ पे जो है वो ग्लासेस का नंबर उसका तयन हो जाएगा। देन हमारे पास थर्ड टेस्ट है ऑटो रिफ्रैक्शन टेस्ट। फोरप्टर टेस्ट भी इस तरह से होता है, एक मशीन होती है ना, तो उसको सेंटर में रखा होता है, एक साइड पे इंडिविजुअल बैठता है, ठीक है, दूसरी साइड पे डॉक्टर बैठता है। तो डॉक्टर फिर उस मशीन में से बार बार लेंस चेंज करता रहता है, तो उसके अंदर चिन्ह रख के और फेस जो है वो एडजस्ट किया जाता है उस मशीन में, उसको कहते हैं फोरप्टर रिफ्रैक्टिव टेस्ट, रिफ्रैक्शन टेस्ट। तो देन हमारे पास है ऑटो रिफ्रैक्शन टेस्ट। ऑटो रिफ्रैक्शन टेस्ट क्या है? ये एक प्रोजेक्टिंग इमेज है। ऐसा नहीं है कि इमेज होगी तो वो इमेज के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट बने होंगे या स्ट्रक्चर बना होगा किसी भी चीज़ का, वो इमेज लाइट की शेप में होगी, ठीक है। ऑटो रिफ्रैक्शन टेस्ट वर्क्स बाय प्रोजेक्टिंग इमेज, ये प्रोजेक्टिंग इमेज के तौर पे काम करता है इनटू योर आई, ठीक है। रेज ऑफ लाइट फ्रॉम दिस इमेज पास थ्रू कॉर्निया, प्यूपल एंड लेंस। अच्छा, जो लाइट की रेजेस हैं, जो लाइट की किरणें हैं, वो कॉर्निया, प्यूपल एंड लेंस के जरिए हमारी आइज में से क्रॉस करती हैं, गुजरती हैं, जाती हैं, ठीक है। बाउंस ऑफ रेटना, और रेटना के ऊपर जाके बाउंस करती हैं, ठीक है, रेटना से टकराती हैं। एंड रिटर्न थ्रू द स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर से, जिस स्ट्रक्चर से गुजर के गई थी लाइट्स किरणें, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर से ये वापस आती हैं। वापस आके क्या करती हैं? ऑफ द आई, आंख में से वापस आती हैं टू अ सेंसर इन द ऑटो रिफ्रैक्टर जो मशीन है उसमें आके टकराती हैं, ठीक है, उसमें आके सेंस करती हैं, मतलब वहां पे वापस आ जाती हैं। द ऑटो रिफ्रैक्टर देन असेसेस, और फिर ऑटो रिफ्रैक्टर जो है, जो मशीन है, ये जो डिवाइस है, वो असेस करती है कि इट्स मीन रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट की रिफ्लेक्शन को वो उसका तयन करती है, उसको असेस करती है कि क्या लाइट एक्यूरेट जो है वो आंख में गई थी, और वो वापस जब आती है तो जब वापस आके ऑटो रिफ्रैक्शन टेस्ट के ऊपर टकराती है, तो फिर डॉक्टर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है कि क्या लाइट ठीक से एक्यूरेट सोर्सेज से आंख में दाखिल हुई थी या नहीं हुई थी, और इससे फिर ग्लासेस का नंबर चेक किया जाता है। बीम्स फॉर एनी डिस्टॉर्शंस, क्या लाइट में कोई जब रिफ्लेक्शन हुई है, लाइट की रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, तो क्या उसमें कोई डिस्टॉर्शंस तो नहीं थी? दैट कैन हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिफ्रैक्टिव एरर। तो इस चीज़ से वो रिजल्ट निकलता है कि इट्स मीन के इंडिविजुअल को कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है, मायोपिया है, हाइपरोपिया है, अलग से है, मीन्स के कंडीशन कौन सी है, एनिसोमेट्रोपिया की। फ्रॉम दिस इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट एस्टिमेशन, ये एक एक्यूरेट एस्टिमेशन लगाती है ये मशीन, ये डिवाइस, ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन। ऑटो रिफ्रैक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्री टेस्ट से पहले जब हम अपनी विजन को चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हमारी आईज में आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं, उसके बाद हैंड हेल्ड डिवाइस के साथ चेक की जाती है। हैंड हेल्ड डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, रेटिनोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद हमारी आईज किस में चेक की जाती हैं? ऑटो रिफ्रैक्शन
टेस्ट में, ठीक है, पार्ट ऑफ योर विजिट बिफोर यू गो इन टू सी द ऑप्टिशियन, ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिशियन के पास भेजा जाता है। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो सर्जरी करता है, ठीक है, वो आइज का ऑपरेट करता है। और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है और ऑप्टिशियन है, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट ग्लासेस के नंबर्स को रिकमेंड करता है। मींस के जैसे ये मशीन है हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्शन, या फिर हमारे पास फोरप्टर मशीन है, तो इन दोनों के जरिए वो आइज को चेक करेगा, चेक करके जो ग्लासेस का नंबर होगा, जो लेंस का नंबर होगा, वो रिकमेंड कर देगा पेशेंट को। और फिर जो ऑप्टिशियन होता है वो क्या करता है? वो फ्रेम के अंदर वो ग्लासेस जो इंडिविजुअल, वो पेशेंट जो रिफ्रैक्टिव एरर के साथ है, वो जब अपना नंबर लेके जाते हैं तो ऑप्टिशियन फिर उसे फ्रेम में फिट करता है। यू विल बी आस्क्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मशीन। अब इसमें किस तरीके से चेक किया जाता है विजन को, ठीक है, तो फ्रंट मशीन के सामने इंडिविजुअल को बिठाया जाता है उसकी विजन को चेक करने के लिए। पुट योर चिन ऑन द रेस्ट ऑफ, मतलब आराम से उसमें चिन को रखवा के और फेस को एडजस्ट कर दिया जाता है। एंड लुक इनटू द मशीन, और मशीन के अंदर इंडिविजुअल से क्या कहा जाता है? डॉक्टर उससे कहता है कि आप मशीन के अंदर देखें, ठीक है। तो पेशेंट क्या करता है? उस मशीन में देखता है, ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन में। यू विल बी आस्क्ड टू लुक एट एन इमेज, ठीक है, और वो उस इमेज को देखता है, जो इमेज, जो लाइट उस मशीन के जरिए डॉक्टर उसकी आइज में भेज रहा होता है। और स्टे फोकस ऑन अ पॉइंट ऑफ लाइट, और लाइट के उस जगह पे फोकस करने का डॉक्टर उसे कहता है, और इंडिविजुअल को कहता है कि उस जगह पे अपना फोकस रखो, उस जगह पे अपने फोकस को स्टे करो जहाँ पे लाइट होती है। वो लाइट कभी लेफ्ट जा रही होती है, कभी राइट जा रही होती है, कभी ऊपर, और कभी ऐसे लग रहा होता है वो लाइट बहुत ज्यादा दूर से पड़ रही है, और कभी ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा करीब से पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इस मशीन में विजन को चेक किया जाता है। वाइल द ऑटो रिफ्रैक्शन टेक्स इट्स मेजरमेंट, तो इस तरीके से ऑटो रिफ्रैक्शन टेस्ट जो है वो मेजरमेंट करता है विजन का, और ग्लासेस का नंबर उसमें आ जाता है। इट डज दिस बाय मेकिंग द पिक्चर अपीयर क्लोजर एंड फर्दर अवे। तो ये वही बात होगी कि ये इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है ये मशीन, कि ऐसे लगता है कि कभी लाइट बहुत ज़्यादा करीब से, क्लोज से जो है वो हिट कर रही है, कभी ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से हिट कर रही है हमारी आइज़ पर। तो इसमें क्या होता है कि फिर ये मशीन एस्टिमेट करती है, एस्टिमेट लगाती है योर प्रिस्क्रिप्शन, आपकी प्रिस्क्रिप्शन का, मतलब कि आइज़ जो हैं वो कॉर्निया की शेप ख़राब तो नहीं हो गई है कहीं, या लेंस हमारा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कमज़ोर तो नहीं है, मीन के वीक तो नहीं हो गई है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म तो नहीं हो गई है, या फिर क्या करती है कि लाइट क्या डायरेक्ट रेटिना के उस रीजन पे जाके फोकस कर रही है, मतलब हिट कर रही है जहाँ पे उसको करना चाहिए, जिस रीजन पे मैक्यूला होता है, या फिर लाइट रेटिना से पहले ही जाके इमेज बना देती है। अगर मशीन ने इस चीज़ को असेस कर लिया है कि रेटिना के ऊपर जाके इमेज नहीं बन रहा, बल्कि रेटिना से पहले ही इमेज जो है वो बनना शुरू हो गया, तो इट्स मीन के मायोपिया। अगर मशीन ने इस चीज़ को जज किया कि रेटिना के पिछली साइड पे इमेज जाके बन रहा है, बैक साइड पे, तो क्या होगा कि मीन्स के हाइपरोपिया है, ठीक है। अगर कॉर्निया की शेप खराब हो गई है, मीन्स के कॉर्निया कर्व्ड होता है, ठीक है, उसका कर्वेचर खराब हो गया, वो कर्वेचर हो गया, ठीक है, वो उसकी कर्व्ड शेप खराब हो गई है, वो डोम शेप में नहीं है, तो क्या होगा? एस्टिग्मेटिज्म होगा। जज करती है ये मशीन के क्या आइज का फोकस बहुत अच्छा है। अगर आइज का फोकस बहुत अच्छा है तो इसका क्या मतलब है कि आइज बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आइज का फोकस उस तरह से नहीं है जिस तरह लाइट लेफ्ट राइट अप डाउन से या फिर बहुत दूर से आइज में हिट मतलब आइज में दाखिल की जा रही है, इस तरीके से नहीं मतलब जज नहीं हो रहा, मशीन डायग्नोज नहीं कर पा रही है, तो इट्स मीन उसको रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। यू वॉन्ट नीड टू डू एनीथिंग बट कीप लुकिंग अहेड अंटिल वी हैव गॉट व्हाट वी नीड। पेशेंट को क्या ग्लासेस की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का तयन करती है मशीन के पेशेंट को किस तरह की नीड्स चाहिए, किस तरह के ग्लासेस चाहिए उसको, और ये फ्यू सेकंड चंद सेकंड के साथ है या फिर वो किसी भी रिफ्रैक्टिव एरर के साथ है या नहीं है। तो ये थे हमारे आज के रिफ्रैक्टिव एरर के टेस्ट और वो टूल्स जिनके साथ रिफ्रैक्टिव एरर्स को मेजर किया जाता है। तो इसके साथ ही ये कंप्लीट हो चुके हैं। जी मिस तैयबा, आप कंटिन्यू कीजिए, इनमें कुछ ऐड करना चाहें या फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू इंस्ट्रक्ट द लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, टू टीच द लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। सबसे पहले हम इनकी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, इनका डिफरेंस क्या है, मेथड, टेक्निक, अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड क्या है।
अ वे ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड मेथड। किसी भी काम को करने का जो वे है, जो प्रोसेस है, हम उसको कहते हैं मेथड। अगर हम इसको एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें, टीचिंग से रिलेट करें, तो टीचिंग मेथड इज अ सिस्टमैटिक वे और प्रोसीजर टू कंप्लीट अ कॉम्प्लेक्स टास्क। किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को अंजाम देने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं वो है टीचिंग मेथड्स। ठीक है, मेथड्स हम लर्नर्स के प्रेफरेंसेस के मुताबिक यूज करते हैं, बच्चों के लर्निंग स्टाइल को देखते हुए, बच्चों के ग्रेड लेवल को देखते हुए, उनके एज ग्रुप को देखते हुए, उनकी लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट को देखते हुए और कंटेंट और सब्जेक्ट मेथड को देखते हुए हम कोई भी मेथड अडॉप्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ड्रिल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टास्क एनालिसिस मेथड, टोटल कम्युनिकेशन मेथड्स। तो ये क्या है, सारे के सारे मेथड्स हैं। और क्वेश्चन आंसर मेथड भी है जिसको हम क्वेश्चनिंग टेक्निक भी कहते हैं। बेसिकली ये टेक्निक है और सोक्रेटिक मेथड कहलाता है ये, क्योंकि ये सोक्रेट ने इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोच। अप्रोच क्या है? एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीव्स एंड आइडियाज, ठीक है, टू अडेप्ट द लर्नर्स या टू अडेप्ट द दैट टीचर कैन बी अडॉप्ट फॉर देयर लर्नर्स अबाउट देयर लर्निंग। यानी कि लर्नर्स के लर्निंग के लिए जो टीचर्स अप्रोचेस यूज करते हैं, जो कि मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स, बिलीव्स और आइडियाज पे बेस करती हैं, वो क्या होती हैं? अप्रोचेस कहलाती हैं। अच्छा, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है? जैसे ये नाम से ही जाहिर है, कंस्ट्रक्ट मींस बिल्ड करना। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रेफर्स टू द लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग टू लर्न द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस। अब टीचर सोचता है कि बच्चों को कैसे लर्न कराना है, बच्चे कैसे लर्न कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो जो लर्नर है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है और वो ये डिसाइड करता है, वो ये सोचता है कि उसने कैसे लर्न करना है, क्या लर्न करना है, किन एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करना है। मेथड में तो क्या था कि एक सिंगल मेथड को हम बच्चों की लर्निंग के लिए जो भी इफेक्टिव मेथड जो टीचर समझते हैं कि अडॉप्ट करना चाहिए वो अडॉप्ट करते हैं। अप्रोचेस में क्या है कि मल्टीपल मेथड्स को के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, यानी एक से ज़्यादा मेथड्स को हम बच्चों की लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, उन्हें बूस्ट अप करने के लिए और बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए हम मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टेक्निक्स। टेक्निक जो है वो कंपैरेटिवली एक स्मॉलर टर्म है जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों ने कोई कंटेंट पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा है, तो उस हवाले से टीचर्स जब बच्चों से फीडबैक लेता है तो बच्चे अपने अपने आइडियाज देते हैं कि ये वाले पॉइंट्स भी इसमें ऐड हो सकते थे, उसके की पॉइंट्स बताते हैं या कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है माइंड मैपिंग, यानी जब इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, उसके रिगार्डिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उनके माइंड में एक इमेज बन रहा होता है उस हवाले से। तो अब जो वो सोच के अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो बताते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज जनरेट करते हैं, टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक को यूज करते हुए आइडियाज देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वेश्चनिंग टेक्निक। क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या है कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए क्लासरूम में क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट से, किसी इंडिविजुअल से भी ले सकते हैं या फिर वो वन बाय वन तमाम स्टूडेंट से ले सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि बच्चे फोकस्ड रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे कि टीचर्स जो इंस्ट्रक्शंस के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, फीडबैक ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मींस ग्रुप, ग्रुप ऑफ मेथड्स, ठीक है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। तो स्ट्रेटेजीज क्या है? वैरायटी ऑफ मेथड्स। मिसाल के तौर पे इंस्ट्रक्शंस को प्लान करना, मैनेज करना, डिलीवर करना, उनको इवेलुएट करना, ये एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सबसे पहले लेसन प्लानिंग करना, उसको फिर मैनेज करना, उसके लिए कौन कौन से हमने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज करना है, कौन से मेथड्स को हमने यूज करना है, किस किस मेथड का कॉम्बिनेशन यूज करना है और उनको इवेलुएट कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस कैसे डिलीवर करनी है, इनको कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो स्ट्रेटजी में फॉल करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की, स्ट्रेटजी एक ब्रॉडर टर्म है और ये जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, अप्रोचेज हैं, ये स्ट्रेटजी के अंडर आते हैं, उनके सबसेट्स हैं। ओके,
मिसाल के तौर पे एक लेक्चर मेथड के थ्रू टीचर्स ने कोई कंटेंट पढ़ाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के से उनकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट किया, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, उनको एम्बोस्ड फ्लैश कार्ड्स दिखाए। अब हम चूंकि विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो स्पेशल नीड लर्नर्स को उनकी लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट के मुताबिक हमने टीच करना है कि उनके लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं। तो हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स को यूज करते हुए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज करते हैं उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए। तो ये जो वैरायटी ऑफ मेथड्स का यूज करना है, ये क्या है, स्ट्रेटजी है। अच्छा, वैसे तमाम ही मेथड्स, टेक्निक्स और अप्रोचेस, इनके लिए एक ही टर्म यूज होती है जो कि है मेथड्स। अब हम वन बाय वन डिफरेंट मेथड्स को यूज करेंगे, स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। एक चाइना की प्रोवर्ब है कि 1000 टीचर्स हैव 1000 मेथड। मतलब ये इसका क्या है कि हर टीचर के पढ़ाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि 1000 टीचर्स हैव 1000 मेथड्स, कि जितने ज़्यादा टीचर्स होंगे मेथड्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। कि बच्चों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि एक ही मेथड हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वो एक ही मेथड क्यों नहीं इफेक्टिवली हम यूज़ करते। तो हर एक मेथड की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो बच्चों की लर्निंग के लिए हम उन जो बेहतर समझते हैं इंस्ट्रक्टर, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, सो नंबर 1 इज लेक्चर मेथड, मोस्ट कॉमन, एंशियंट एंड ट्रेडिशनल मेथड। यानी कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, कॉमनली टीचर्स यूज करते हैं, वो है लेक्चर मेथड। ट्रेडिशनल मेथड है, एंशियंट मेथड है। एंशियंट इसको इसलिए या ट्रेडिशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंशियंट ग्रीक से लेके ऑनवर्ड, एंशियंट ग्रीक से ऑनवर्ड अब तक यूज होता चला आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड है। जब किसी लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करना हो और एट द सेम टाइम ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, लेक्चर मेथड, ठीक है। अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ये अपने एक एक चीज को याद रखना है कि लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, उनको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए हम लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेक्चर मेथड में होता क्या है कि एक टीचर डाइस पे खड़ा होके वर्बली एंड लाउडली अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, लेक्चर को टीच करता है अपने स्टूडेंट्स को। तो जो इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स है, सारा का सारा फोकस उन्हीं पे होता है, लर्नर्स उसमें पैसिव होते हैं। ये यानी टीचर सेंटर्ड मेथड है, वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि सिर्फ टीचर्स ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों से फिलहाल कोई भी फीडबैक नहीं लिया जा रहा। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वो यूज करते हैं ताकि बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स उनको लेक्चर प्रेजेंट कर रहा है, उनको सुनने के साथ साथ, मिसाल के तौर पे हमने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में टेक्स्ट बुक का यूज किया है, तो टेक्स्ट बुक से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अटेंटिव है, मतलब वो सुनने के साथ साथ उसको रीड भी कर रहे हैं। या फिर जिस तरह के मल्टीमीडिया का दौर है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर्स या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स भी टीचर्स क्लास में यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, ठीक है, लेक्चर के बारे में वो बेहतर अंदाज में नॉलेज को गेन कर सकें। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लें कि एंशियंट है, ट्रेडिशनल मेथड है, टीचर सेंटर्ड है, वन वे कम्युनिकेशन है, देयर इज नो फीडबैक मैकेनिज्म, और इसमें जो स्टूडेंट्स का रिटेंशन लेवल है वो जस्ट 5% होता है, क्योंकि ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, सारा का सारा फोकस टीचर्स पे है कि टीचर्स ने ही इंस्ट्रक्शंस डिलीवर करनी है, और इसमें स्टूडेंट्स की तरफ से कोई भी इनपुट नहीं होता, क्वेश्चनिंग नहीं होती, तो इसलिए बच्चों का रिटेंशन लेवल जस्ट 5% होता है। ये हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में ज़्यादा रिकमेंडेड है। मिसाल के तौर पे सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में बच्चों के लिए ये सूटेबल है, अप्रोप्रिएट मेथड है। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी सिमिलर टू है लेक्चर मेथड से। इसको इनके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये जो लेक्चर मेथड और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। मिसाल के तौर पे इसमें भी बच्चों और टीचर्स के दरमियान 1-to-1 इंटरेक्शन मौजूद है। टीचर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और बच्चे उसको सुन रहे हैं और रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी टीचर सेंटर्ड है, लेकिन क्या है कि इसमें लेक्चर मेथड के बरक्स फीडबैक मैकेनिज्म भी मौजूद है, और बच्चों का रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इसमें गाइडेड एक्टिविटी या गाइडेड डिस्कशन कह लें, गाइडेड प्रैक्टिस कह लें, वो भी मौजूद है।
तो नंबर 1 to 1 इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, नंबर 2 टीचर सेंटर्ड, और नंबर 3 देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, और टीचर इसमें गाइडेड प्रैक्टिस भी करवाते हैं। सबसे पहले तो टीचर्स अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ लर्नर्स, देन उनसे एक गाइडेड एक्टिविटी करवाई जाती है, टीचर उन्हें कोई असाइनमेंट देता है, और वो जब उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि उनसे फीडबैक लिया जाता है कि बच्चों ने प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या लर्न किया, और फीडबैक से यानी अब जो उनसे एक्टिविटी करवाई गई है उससे उन्होंने कितना लर्न किया, और फिर वो बच्चों के लिए लेसन को समराइज करते हैं। ये इसका लास्ट और फोर्थ स्टेप है, यानी नंबर 1 इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करना, नंबर 2 गाइडेड प्रैक्टिस या एक्टिविटी करवाना, नंबर 3 फीडबैक लेना बच्चों से, और लास्ट पे वो अपने लेसन को कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं, और इसलिए बच्चों का रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है क्योंकि वो एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा लर्न करते हैं और उसमें इंगेज ज़्यादा होते हैं। ये भी सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, ज़्यादा रिकमेंडेड है। छोटे बच्चों के लिए लेक्चर मेथड या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है? ऑलरेडी लर्नड मटेरियल के बारे में, ऑलरेडी लर्नड नॉलेज के बारे में स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करते हैं, तो ये क्या है? डिस्कशन मेथड है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि डिस्कशन मेथड में तभी डिस्कशन हो सकेगी जबकि कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, बच्चे उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। अब डिस्कशन के आगे 2 टाइप्स हैं, डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स भी हो सकती है और डिस्कशन अमंग लर्नर्स भी हो सकती है। अमंग लर्नर्स भी डिफरेंट टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं डिस्कशन मेथड की, कि वो इंडिविजुअल भी कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिस्कशन हो सकती है, और 2 ग्रुप्स बना सकते हैं टीचर और उनके दरमियान भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स सॉलिड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब नॉलेज बेस्ड लर्निंग हमने प्रोवाइड करनी है। ये आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए रिकमेंडेड है और मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ड्रिल मेथड का मतलब होता है कि बार बार एक चीज़ की तकरार करना, यानी नॉलेज बेस्ड जो लर्निंग है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, और इसमें क्या क्या रोट लर्निंग में भी अपना की रोल प्ले करता है। रोट लर्निंग के लिए भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मेथड इफेक्टिव है। मिसाल के तौर पे बच्चों को डेज ऑफ वीक याद करवाने हैं, मंथ्स नेम याद कराने हैं, सीजन्स नेम याद कराने हैं, तो ये इसके लिए क्या है कि टीचर है पहले, या वोकैबुलरी वर्ड्स हम इनको सिखा रहे हैं, तो जो वर्ड है पहले टीचर एनकोड करेगा और उसके बाद स्टूडेंट्स उसको डिकोड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड टीचर एनकोड करेगा और उसके बाद फिर टीचर उसको जब एनकोड कर लेगा तो के पीछे पीछे उसके स्टूडेंट्स डिकोड करेंगे। तो इसी सीक्वेंस के साथ वो अपनी लर्निंग को जारी रखेंगे। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अंदर भी ड्रिल के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ड्रिल मेथड है, ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट ड्रिल मेथड है। इसमें क्या होता है कि बच्चे आपस में भी टीचर उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं कि जिसको लेसन अच्छे से प्रिपेयर है वो बाकी क्लास को कहलवाएगा। जैसे टीचर्स उनको एनकोड कर रही थी उनके लिए वर्ड्स को, और स्टूडेंट्स उनके पीछे पीछे डिकोड कर रहे थे, इसी तरह से आप क्या करेंगे, बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे। कोई एक इंडिविजुअल वही लेसन दोहराएगा और उसके पीछे पीछे पूरी क्लास दोहराएगी। तो ये हमारे पास है ड्रिल मेथड। या इसमें हम इस्लामिक स्टडीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो ये क्या है कि वो जो लेसन्स हैं बच्चे उसको ड्रिल मेथड के थ्रू लर्न करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार तकरार करते हैं, रिपीट करते हैं किसी भी लेसन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब है टू एक्ट और परफॉर्म प्रैक्टिकली, यानी करके दिखाना। बच्चे अक्सर इसको रोल प्ले मेथड के साथ जो है वो मिक्स कर देते हैं, लेकिन नहीं। रोल प्ले का मतलब होता है कि एज इट इज उस मॉडल को, उस रोल को प्ले करना। यहाँ पे क्या है कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करके प्रैक्टिकली दिखाना ताकि बच्चों को उसकी समझ आ जाए। जैसे कि एक टीचर ने पढ़ाया मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, अब क्या है कि उसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसा ही कोई खिलौना, कोई भी वर्किंग या नॉन वर्किंग मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट कोई ऐसा बच्चों को दिखा दें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए उस रिगार्डिंग टॉपिक के हवाले से। तो एक ट्रेन
जो बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई पटरी पे चलती है, वो किसी भी बैटरी या सेल से चार्ज होती है और मतलब वो जो खिलौना है वो एज इट इज वो फंक्शन परफॉर्म करके दिखा देगा, तो बच्चों को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के हवाले से कहा यह जाता है कि जो लेक्चर मेथड है, क्योंकि उसमें बच्चों का रिटेंशन लेवल जस्ट 5% होता है, अगर उस लेक्चर मेथड के साथ टेक्नोलॉजी को एसोसिएट कर दिया जाए, मल्टीपल मेथड्स को यूज किया जाए, उनको उस मेथड के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, तो बच्चों का रिटेंशन लेवल 5% से बढ़ के 80% तक वो इंक्रीज हो सकता है, 70 to 80%। ठीक है, यानी 75% उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम अपनी ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, कुछ मल्टीमीडिया के थ्रू, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के थ्रू और मॉडल्स के थ्रू उनकी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, उनको लर्निंग में ज़्यादा अच्छे से इंगेज रख सकते हैं, अटेंटिव रख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कोई डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और ड्रिल मेथड, डिस्कशन मेथड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और लेक्चर मेथड। ये हमने मेथड्स को पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टास्क एनालिसिस मेथड। टास्क एनालिसिस मेथड क्या होता है कि ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम किसी भी एक्टिविटी को स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर बच्चों को 1 by 1 सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो इंटेलेक्चुअली डिले के साथ होते हैं, आईडीडी बच्चे होते हैं, आईडीडी के साथ उन बच्चों को हम टीच करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी उनको सिखाने के लिए क्या करते हैं कि उस एक्टिविटी को भी डिफरेंट सब स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि उनको एक एक स्टेप के बारे में सिखाया जा सके। जब उनकी एक स्टेप पे ग्रिप हो जाएगी, देन उनको नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। तो टास्क एनालिसिस का मतलब है कि किसी एक्टिविटी को पार्ट्स में डिवाइड करना, सब स्टेप्स में डिवाइड करना और ब्रेक डाउन करके और उनको 1 by 1 सिखाना। ये है हमारी टास्क एनालिसिस मेथड। तो होपफुली आज के लिए जो जो हमारे मेथड्स हैं वो समझ आ गए होंगे। कल हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.